नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हरियाणा करंट अफेयर्स में हम ऑलरेडी नवंबर के फर्स्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020 यानी 8th ऑफ नवंबर से लेकर 14th ऑफ नवंबर तक। हमारा पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है, दैट इज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज प्रोजेक्ट एयर केयर हैज बीन इनॉग्रेटेड। इन 4 सिटीज में से किस सिटी में प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया है। देखिए, अगर आप इस नाम को देखें प्रोजेक्ट एयर केयर यानी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एयर की केयर करनी है, इसी से समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। एंड हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की है दिल्ली एनसीआर रीजन में। बट इशू ये है कि जो चारों ऑप्शंस दिए हैं वो चारों ऑप्शंस ही दिल्ली एनसीआर रीजन के हैं। बट अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आप बाकी ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यू विल रीच टू दी ऑप्शन बी गुरुग्राम, क्योंकि बार बार एनजीटी की जो रिपोर्ट्स आती है उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें गुरुग्राम का नाम बार बार आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया है, और ये सिर्फ गुरुग्राम के लिए नहीं बल्कि फरीदाबाद सिटी भी इसमें इंक्लूडेड होगा। देखिए, आपको दिल्ली एनसीआर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए फॉर ऑल दी एग्जाम पर्पस। एनसीआर में सिर्फ दिल्ली इंक्लूडेड नहीं है बल्कि अलोंग विद दिल्ली 3 और स्टेट्स भी हैं जिनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर बात करें वो 3 कौन से स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले हरियाणा, देन यूपी और थर्ड वन इज राजस्थान। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के अलावा कौन कौन से स्टेट्स या कितने स्टेट्स एनसीआर में कवर्ड हैं, तो प्लीज आंसर 2 स्टेट्स मत लगाना, इसमें राजस्थान भी कवर्ड है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें कवर होते हैं, एक तो अलवर, दूसरा भरतपुर, और ये जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई थी उसी में इंक्लूड किए गए थे, राइट। अगर हम हरियाणा की बात करें तो आउट ऑफ 22 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एनसीआर में कवर होते हैं। 2016 से पहले की बात करें तो 14 की जगह 13 थे, क्योंकि उस टाइम पे चरखी दादरी भिवानी का पार्ट था, राइट। बट जब से चरखी दादरी अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, सो दिस फिगर हैज बिकम 14। सो इन फिगर्स का आप ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को एड्रेस करें, क्योंकि कुछ पुराने बुक्स में अभी भी पुराने फिगर्स हो सकती हैं, तो प्लीज उन्हें अपडेट कर लीजिए, राइट। अगर हरियाणा की बात करें तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए, 14 डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान रहे ना रहे, आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जरूर ध्यान रखने हैं जो दिल्ली को डायरेक्टली टच करते हैं, जिसमें आता है सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। अगेन ध्यान रखिएगा, इसमें रोहतक नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है कि बहादुरगढ़ जो है वो रोहतक में फॉल करता है, बट दैट इज नॉट द केस। बहादुरगढ़ जो है वो झज्जर की तहसील है, राइट। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो दिल्ली एनसीआर का एरिया लगभग 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उसमें से 25,000 स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा जो है हरियाणा से फॉल करता है, राइट। अब एक बार जान लेते हैं प्रोजेक्ट एयर केयर के बारे में। इसी गेटवे ऑफ गुरुग्राम को ब्यूटिफाई करने के लिए इनॉग्रेट किया गया है ऑन गुरुग्राम मेहरौली रोड। इस प्रोजेक्ट के अंडर 65 एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वायु। और जो ये वायु है ये बनाया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। इसमें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और प्राइवेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर। इसे क्रिएट किया गया है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज नीरी, और आईआईटी बॉम्बे ने। इस जो वायु यूनिट है उसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि PM 2.5, PM 2.10 या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब पॉल्यूटेंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग अ फिल्टर। देखिए, यहां मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिखे हैं। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है विद इनकम्प्लीट कंबशन। जहां कहीं भी कंबशन अगर पूरी तरीके से नहीं होगी
वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफी हार्मफुल होती है। इनफैक्ट अगर आप ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन को चोक कर देती है, जिसकी वजह से दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पॉइजनस गैस। और पॉइजनस क्यों? क्योंकि सफोकेशन कॉज करती है। सिंपली ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा और इंसान मर जाएगा। दिस इज द होल फिलॉसफी। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड में आप एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाल दोगे तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये नेचुरल अमाउंट में हो, दैट इज 0.03% अगर ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो इन दैट केस इट इज गुड। बट अगर ये इससे ज्यादा है तो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब CO2 naturally is not a pollutant, but when it is present in excess amount, it becomes a pollutant, right? तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है कि आपको इन पेयर्स में से बताना है कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन कौन से हैं। द हेरिटेज साइट नॉन फॉर द बैटल ऑफ महाभारता, कुरुक्षेत्र, यस दिस इज द करेक्ट पेयर। सबको पता है कि जो महाभारत की लड़ाई है वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर, सिख एम्पायर की पहली कैपिटल, यहां हमने मेंशन किया अंबाला, बट सिख एम्पायर की फर्स्ट कैपिटल अंबाला नहीं है, बल्कि ये है लोहगढ़। लोहगढ़ जो है वो यमुना नगर की कैपिटल थी, और इसे बनाया किसने था? सिख एम्पायर की फर्स्ट कैपिटल इसे बनाया था बाबा बंदा बहादुर ने। बाबा बंदा बहादुर ने लोहगढ़ जो जगह है वहीं पर ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल की थी, इसलिए इसको फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर भी कहा जाता है। बल्कि ये जो सारी साइट्स हैं, इन सभी को रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने टूरिस्ट स्पोर्ट्स के लिए डेवलप करने की मांग की है, एंड इनफैक्ट उन लोगों ने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू भी कर दिया है। थर्ड, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये भी बिल्कुल सही मैच किया गया है, राखीगढ़ी, जो कि हिसार के पास है, बल्कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही ये साइट फॉल करती है। तो ऑप्शन से हमें पता चला कि सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, तो यू कैन एलिमिनेट सेकेंड वन, and first and third are correct, so the answer becomes option C. So this is the correct one. First capital is Lohgarh, not Ambala, right? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following institutes has developed a new variety of sorghum CSV44F? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने शोरगम की नई वेराइटी डेवलप की है? देखिए, आप एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखना और ऑप्शंस को पढ़ना भी, राइट? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार, एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। देखिए, पहले मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स, बल्कि जितने भी हरियाणा में इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए फॉर HCS और हरियाणा रिलेटेड एग्जाम्स, राइट? तो एटलीस्ट ये चार आप भूलना मत कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। लाइक वेटनरी वाला हिसार में है, NDRI करनाल में है, CSSRI भी करनाल में है, और ये HAU जो है वो हिसार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शोरगम जो है वो HAU यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। सो द करेक्ट आंसर इज A, CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट ये एशिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, और यहाँ बहुत सारे फॉरेन के लोग पढ़ने भी आते हैं। देखिए, ऑब्वियसली अगर इन्होंने नई वैरायटी को प्रोड्यूस किया है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे। वो कौन से प्लस पॉइंट्स हैं? द वैरायटी हैज 10% हायर प्रोटीन कंटेंट। अगर प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 10% प्रोटीन कंटेंट पहले वाले से ज्यादा है। दिस इज गुड इन टेस्ट एंड इट्स हाईली डाइजेस्टिबल देन अदर वेराइटीज, और इन सभी की वजह से दिस इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। देखिए, शोरगम को ना हमारी देसी भाषा में ज्वार कहा जाता है, और इसे मोस्टली एनिमल फीड के लिए ही यूज किया जाता है, मतलब एनिमल का जो चारा होता है उसके लिए इसे यूज किया जाता है। तो अगर इसमें हमने इम्प्रूव्ड वेराइटी यूज की
तो जो मिल्क एनिमल्स हैं उनमें हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एक नेचुरली पॉइजनस सब्सटेंस होता है धुरन, उसकी कंटेंट भी काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एक बार शोरगम क्रॉप के बारे में जान लेते हैं। शोरगम को इंडिया में या इनफैक्ट हरियाणा में भी ज्वार कहा जाता है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, दिस इज द 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ली। इनफैक्ट अगर अफ्रीका की बात करें तो ज्वार को एज अ फूड क्रॉप यूज किया जाता है और इसका ओरिजिन भी शायद कहीं अफ्रीका से ही है। इट कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन, यानी इसको आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में उगा सकते हैं। दिस इज बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड एज फूड एंड फीड फॉर लाइफ स्टॉक, शोरगम की और भी यूजेस हैं, जैसे इसको एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एथेनॉल इज द लिकर विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, राइट। फिर स्टार्च प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि शोरगम में स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर है प्रोडक्शन ऑफ एडहेसिव्स एंड पेपर। इनफैक्ट पेपर इंडस्ट्री में भी शोरगम का काफी यूज होता है। तो ये इसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए होती है। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूं, जो वेराइटी है CSV 44F, ये वेराइटी जो है वो सदर्न स्टेट्स के लिए रिकमेंड की गई है, कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, वहां पर इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत हाई स्केल पे की जा सकती है। एंड दिस वेराइटी इज हाईली सुटेबल फॉर सदर्न स्टेट्स। एक बार क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेते हैं कि ज्वार के लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल क्रॉप से आपको पता चल जाना चाहिए कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस, जिसमें अगर 16 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो क्रॉप के लिए सही नहीं है। इसे बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए होती है, लगभग 40 सेंटीमीटर एनुअली, यानी ये काफी ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है और इसे ड्राई रीजन्स के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खेलो इंडिया 2021 गेम्स जो कि हरियाणा में होने वाले हैं, पंचकुला में होने वाले हैं, उस गेम में जो स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी रियल एज को चेक करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शंस है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट एंड एंटी डोपिंग टेस्ट। देखिए एज पता करनी है, ये कोई डोपिंग टेस्ट नहीं है, इसलिए ना तो ब्लड या यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ेगी, यानी A और D को तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑप्शन है बोन डेंसिटी या बोन मैरो। बोन मैरो टेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इट इज रिलेटेड टू ट्यूमर्स या ब्लड कैंसर, यानी C इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। तो सही जवाब है बोन डेंसिटी टेस्ट। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, और इसलिए मैं इस वीडियो में डिटेल नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जो नवंबर 1 वीक की है, जिसमें हमने खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में डिटेल में चर्चा की है। बस अभी के लिए ध्यान ये रखना है कि जो 2021 वाले हैं वो पंचकुला में होंगे, हरियाणा में होंगे, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर द रिसेंटली पास्ड राइट टू रिकॉल बिल विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिकॉल्ड बाय द इलेक्टोरेट। देखिए अभी रिसेंटली हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास हुआ है राइट टू रिकॉल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसके लिए बिल पास हुआ है। दिस बिल हैज बीन पास्ड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसलिए अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं कि रिकॉल का मतलब क्या है। राइट टू रिकॉल, रिकॉल मतलब वापस बुलाना। अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब होता है रिकॉल, मतलब वापस बुला लेना, यानी जो इलेक्टोरेट ने जिताकर इंसान भेजे थे आगे उन्हें उस पद से वापस बुला लेना, यानी उन्हें उस पद से हटा देना। यानी राइट टू रिकॉल जो है वो इलेक्टोरेट को राइट देता है टू रिमूव द इलेक्टेड पर्सन, राइट। एंड आफ्टर द इलेक्शंस, मतलब आफ्टर दे हैव वॉन द इलेक्शन, उसके बाद इलेक्टोरेट को राइट दिया गया है कि वो अपने चुने हुए व्यक्ति को
वापस बुला सकते हैं या फिर उस पद से हटा सकते हैं। इलेक्टरेट का मतलब क्या होता है? इलेक्टरेट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन के जो मतदाता होते हैं उसे इलेक्टरेट कहा जाता है, यानी दोज पीपल हु कैन गिव वोट इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड इलेक्टरेट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है, यानी सिर्फ उन्हीं को रिकॉल किया जाता है। देखिए ये जो हैं ये सारे क्या पीआरआई के मेंबर्स हैं? विलेज सरपंचेस, मेंबर ऑफ ब्लॉक लेवल पंचायत, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, एज यू ऑल नो दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो द करेक्ट आंसर बिकम ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। एक बार राइट टू रिकॉल के बारे में जान लेते हैं। राइट टू रिकॉल है क्या? It is a process whereby the electorate has the power to remove the elected officials before the expiry of their term. It is the example of instrument of direct democracy. ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मतदाता हैं वो अपने इलेक्टेड ऑफिशियल को उसकी टर्म की एक्सपायरी से पहले ही रिमूव कर सकते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब इसको बेसिकली दो तरीकों से हम समझ सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर जो है वो उनका चुना हुआ व्यक्ति है। लोग जो है वो डायरेक्टली इस प्रोसेस में जो गवर्नमेंट के रूल में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो डायरेक्टली उनसे कोई भी बिल पास करवा सकते हैं, कोई भी चेंजेस करवा सकते हैं, उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं। जब ये डायरेक्ट लिंक होता है तब हम इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब देयर आर मेनी स्टेट्स या मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, जहां पर लोग जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल बनाकर रखते हैं। और दूसरा जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि लोग जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, राइट। और जो प्रतिनिधि है वो उनके बिहाफ पर हर काम करता है, जैसे कि ऐसा हमारे यहाँ पर होता है। देखिए इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती? द रीजन बीइंग कि हमारी जो कंट्री है वो काफी बड़ी है, इसका साइज काफी बड़ा है, प्लस यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऑप्ट किया गया है, राइट। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं रेफरेंडम्स, सिटीजन्स इनिशिएटिव, यानी इसमें क्या होता है कि लोग खुद जो है इनिशिएटिव लेके जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। प्लेबिसाइड में क्या होता है, इलेक्शन होता है कि लाइक मान लो कि यहाँ पर कोई विधेयक है ए, राइट, और उसमें जो है कंफ्यूजन्स हैं, तो प्लेबिसाइट में क्या होगा कि जो जनता है उसी से पूछा जाएगा कि ईदर यू आर इन फेवर ऑफ इट और यू आर नॉट इन फेवर ऑफ इट। ये अगर वो फेवर में वोट करेंगे तो वो पर्टिकुलरली पास कर दिया जाएगा, और अगर जो नॉन फेवरिंग वोट्स हैं वो ज्यादा हुए तो ये लैप्स हो जाएगा। दिस इज प्लेबिसाइट। फिर एजेंडा इनिशिएटिव, जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही एजेंडा सेट कर सकते हैं कि वी वांट कि आप इस चीज पर लॉ बनाइए। मतलब ये सभी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, बिल क्या कहता है? बिल जो है इट अलाउज द रिकॉल ऑफ विलेज सरपंचेस, मेंबर्स ऑफ ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत इफ दे फेल टू परफॉर्म। रिकॉल में क्या होता है कि जो वार्ड या फिर ग्राम सभा है उसके कम से कम 50% लोगों को रिटर्न में देना होगा कि दे वांट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मेंबर, राइट। इसके बाद सीक्रेट बैलेट होगा और उस सीक्रेट बैलेट में 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी होनी जरूरी है, यानी द रिकॉल विल रिक्वायर 2/3 मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट देम। तो ये जो है वो प्रोसीजर रहेगा। अब एक बार मोटा मोटा जान लेते हैं कि राइट टू रिकॉल के बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी कि अब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो
लोगों के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल होंगे, ज्यादा आंसरेबल होंगे। इससे करप्शन भी कम होगा, प्लस जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो भी काफी हद तक रिड्यूस होगी। अगर अब हम लिमिटेशन की बात करें रिकॉल की, तो इससे गवर्नमेंट डीस्टेबिलाइज हो सकती है, क्योंकि अगर रिकॉल का ऑप्शन दिया तो इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जा सकता है, इनफैक्ट मिस यूज भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डीस्टेबिलाइज हो सकती है। देन इलेक्शन फटीक एंड लोअर वोटर टर्नआउट, इससे ये भी हो सकता है कि बार बार इलेक्शन की वजह से जो वोटर टर्नआउट है वो रिड्यूस हो जाए, और इसको एज ए पॉलिटिकल टूल भी यूज किया जा सकता है। यानी हो सकता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो हैं वो सही इंसान को रिमूव कर दें। और सबसे बड़ी बात कि बार बार इलेक्शन की वजह से एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रिकॉल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड रेनॉन्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑफ टॉप 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, उसने टॉप 2% साइंटिस्ट की रिपोर्ट रिलीज की है। उसमें से एक इंसान जो है वो हरियाणा से भी है। आप बताइए वो कौन सा इंसान है? ऑप्शन है प्रोफेसर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर भूषण पटवर्धन, प्रोफेसर CS पुंडर एंड डॉक्टर T पद्मनाभन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफेसर CS पुंडर। ये एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एमडीयू यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है। ये एमडीयू यूनिवर्सिटी की फेसबुक पोस्ट है जिसमें इन्होंने बोला है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर एमडीयू दैट प्रोफेसर डॉक्टर CS पुंडर हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट list curated by a team of experts of Stanford University. This list has been published in one of the globally reputed journals, PLOS Biology. Professor Punder has been placed at 245th rank. They has also told the rank with C score 3.5856. Notably, he has published 249 research papers. He has published 20 research papers in this year. और उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो है बायोसेंसर्स, बायोसेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नोवेल द डबल फोर्स एंड द फॉलन किंगडम। ये जो है नॉवेल, ये काफी एडवेंचरस नॉवेल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस बंदे ने ये लिखी है, दिस गाय इज जस्ट 12 years ओल्ड। सिर्फ 12 साल का ये बंदा है, क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ सेंट जोन्स स्कूल इन चंडीगढ़, और इसका नाम है जयवीर सिंह काटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टास्क फोर्स हैज बीन फॉर्म्ड अंडर हरियाणा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। ये जो स्कीम है हरियाणा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, ये काफी पुरानी है, एज इन ये 2018 से चली आ रही है, राइट। इसमें अभी रिसेंटली एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ है। आप बताइए वो कौन सी टास्क फोर्स है? दुर्गा शक्ति वाहिनी फोर्स, महिला शक्ति फोर्स, बाल वाहिनी फोर्स, या ये तीनों की तीनों? सो करेक्ट आंसर इज दुर्गा शक्ति वाहिनी फोर्स। इसे अभी रिसेंटली November 12 को लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज विमेन सेफ्टी while traveling। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द हरियाणा। इनमें से हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। एक बार गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। जो गुरुग्राम ग्लोबल सिटी है, इसे वर्ल्ड मैप में इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली इट हैज बीन प्रपोज टू सेट अप अ न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मानेसर, बल्कि यहां पर डेवलप किया जाएगा न्यू गुरुग्राम सिटी। देखिए, जैसे यहां पे न्यू गुरुग्राम सिटी को डेवलप कर रहे हैं ना मानेसर में, वैसे ही चंडीगढ़ के पास में एक न्यू चंडीगढ़ सिटी भी लॉन्च की जा रही है। वो हरियाणा नहीं कर रहा है बल्कि पंजाब कर रहा है, एंड दैट इज नियर मोहाली, राइट। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें doubts.studiiq@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।